जो अब पेपर हम करने जा रहे हैं उसके अंदर एक क्वेश्चन है ये कि ऑपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी बनानी बनानी चाहिए, राइट। और चलो मैं उसका पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। और फिर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेपर 4 और आपके सामने पेपर आ गया। और पेपर 4 की वेटेज क्या है? 20%। आप एक सवाल जो अटेम्प्ट करेंगे, और ये जून 2023 का पेपर हम करने जा रहे हैं, आप एक क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करेंगे उसकी वेटेज कितनी होगी? 10%। फाइनल ग्रेड के अंदर 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, लेकिन उसकी वेटेज फाइनल रिजल्ट में क्या होगी? 10%। और दूसरा क्वेश्चन जब करोगे तो उसकी भी 10%। तो पेपर की ओवरऑल वेटेज 20%, राइट। सबसे पहले आपने क्या करना है? क्वेश्चन रीड करना है। टाइम एलोकेशन में बता दूं कि 1 hour 15 minutes इसका टाइम है। 15 मिनट तो एलोकेट कर दोगे रीडिंग के लिए, और 15 मिनट में आपने कोई एक दफ़ा रीड नहीं करना। बच्चों, इतनी ज़्यादा एएस की क्लास, एक टेस्ट ले रहा था मैं, तो बच्चों में आदत ही नहीं रही है। सब बच्चों की बात नहीं करा कि केस को रीड करते जा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसमें से एक्सट्रैक्ट करनी, इन्फर करनी है आपने। इन्फर नहीं की और नीचे जाके आपको एक टेबल नजर आया और उसके ऊपर ब्रेक गिवन का 3 नंबर का सवाल गलत कर दिया। सब ने गलत कर दिया, एक दो बच्चों के अलावा। क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कभी कभार आपको डिस्क्रिप्टिव में वो केस स्टडी के अंदर अलग से प्रोवाइड कर सकता है, राइट। तो आपने केस का क्वेश्चन पढ़ा, 15 मिनट आप एलोकेट करेंगे रीडिंग के लिए। एक दफ़ा रीड करेंगे, फिर दूसरी दफ़ा रीड करेंगे, फिर आपके कुछ कुछ चीज़ें आपके दिमाग में इनग्रेव हो जाएंगी। हमने ये सवाल करना है कि इवैल्यूएट वेदर एल एच मेड द करेक्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजन टू टेक ओवर पीएस और नॉट, राइट। तो आपने पूरी वाइल यूर रीडिंग, तो आपने एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे जब बिजनेस को टेक ओवर किया। वो बिजनेस क्या नाम है उसका मैं बताता हूँ अभी। तो फिर आपके अपने ऑब्जेक्टिव्स आपको अचीव हुए या नहीं अचीव हुए, राइट। अच्छा, फिर दूसरी चीज़, दूसरी जो ये तो एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, और ये एडवाइस करना, ये फ्यूचर स्ट्रैटेजी के बारे में, जो स्ट्रैटेजी आपने खुद बनानी। और जो हमने चैप्टर ख़त्म किया अभी लीन प्रोडक्शन का, ये क्वेश्चन उस चैप्टर में से। एडवाइस संजय ऑन ऑपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर एल एच टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स इट इज़ एक्सपीरियंसिंग। क्या प्रॉब्लम्स हैं वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। बिस्मिल्लाह। मई जून 2023, 1 hour 15 minutes इज द टाइम। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया कि टेक ओवर का डिसीजन ठीक था या नहीं था। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? आपने ऑपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में इस बिजनेस को गाइड करना है। आप बिजनेस कंसल्टेंट हैं, आपके पास किसी ने ला के अपनी सिचुएशन प्रेजेंट की, लग्जरी हैम्पर्स की, और आपसे कहा कि आप एज ए कंसल्टेंट इसको इवैल्यूएट कर दीजिए और दूसरे क्वेश्चन के लिए आप स्ट्रैटेजी बना के दे दीजिए, ठीक। और एक क्वेश्चन को लिखने के लिए, टोटल लिखने के लिए आपके पास 30 मिनट्स हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए आप 1 से 4 मिनट, 1 से 4 मिनट, 25 मिनट हैं जिसमें आपने फुल फ्लेज राइटिंग करनी, राइट। और इस पैटर्न पे आपने जाना है। डेफिनेशन पहला, दूसरा पॉइंट फ्रॉम द केस, उसका एनालिसिस, फर्दर एनालिसिस, कॉन्सिक्वेंसेस और इवैल्यूएशन। दूसरा पॉइंट, तो इसका मतलब ये कि सर हमें 2 पॉइंट्स काफ़ी होने चाहिए। बिल्कुल काफ़ी होने चाहिए 2 पॉइंट्स जिनको आप मेजरली डिस्कस करें। और दूसरा पॉइंट, और फिर आप उसको एनालाइज करोगे, फर्दर एनालिसिस करोगे, कॉन्सिक्वेंसेस और इवैल्यूएशन साथ साथ चलेगी। और पैरा 4 में ओवरऑल एनालिसिस। ये ओवरऑल एनालिसिस आपको कितने मार्क्स देता है? 7 to 8 मार्क्स, यानी कि 1 से 2 मार्क्स देता है। ग्रेडिंग में वो बता रहे हैं कि 7 to 8 मार्क्स मिलते हैं उस वक्त जब आप ओवरऑल एनालिसिस करते हैं। और फिर पैरा 5 में फाइनल इवैल्यूएशन, और जिसमें आप फाइनल अपनी जजमेंट भी देंगे। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In 2015, Loretta bought LH, an established food hamper business. बॉट किया था, इसने परचेज किया था अ हैम्पर। और फिर उसने उसकी एक्सप्लेनेशन दी, हैम्पर इज़ अ गिफ्ट, तो इतना तो पता ही, हम इतने जाहिल नहीं है। इज़ अ गिफ्ट बॉक्स और बास्केट फूड कंटेनिंग फूड एंड ड्रिंक आइटम्स। तो फिर आप ज़रा सोचें कि अगर गिफ्ट आइटम है कोई और उसमें फूड आइटम्स हैं, तो फिर शेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी या कम होगी?
प्रोडक्ट की नेचर पेरिशेबल है या वो नॉन पेरिशेबल है, राइट। तो ये क्वेश्चंस आप जब आप केस स्टडी को रीड कर रहे होते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस आप उससे अपने दिमाग में उठा रहे होते हैं और आप अपने आप से बात करते जा रहे होते हैं, बात करते जा रहे हो, और ये चीज़ आपको एनालाइज करने में बहुत हेल्प करती है, राइट। मुझे नहीं याद कि अगर मैंने कभी, मेरे सामने कभी इस तरह का केस स्टडी आया हो मास्टर्स में अपना कराची यूनिवर्सिटी में भी या फिर ज़ाबिस में भी कोई केस स्टडी आया हो तो उसको बगैर आपने नोट डाउन किया आपने चीज़ें गुजार दी हो पूरी। लॉरेटा परचेज द बिजनेस फॉर $500,000, बहुत बड़ी अमाउंट है ये, राइट। घर आ जाता है यूएस में। यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल सेविंग्स एंड वेंचर कैपिटल। अच्छा, वेंचर कैपिटल भी आया था। तो वेंचर कैपिटल जब आ गया था, जिसने अपने फंड्स दे दिए इस बिजनेस को, तो यकीनन इसके अंदर बहुत पोटेंशियल फॉर ग्रोथ है, राइट। कोई वेंचर कैपिटल आया तो कोई ये चीज़ फजूल में नहीं आया, वेंचर कैपिटल आया तो बिजनेस का पोटेंशियल देख के ही आया। लॉरेटा सेट अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, अब ये ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग से नहीं निकलना चाहिए, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड प्लान फॉर रैपिड एक्सपेंशन विद इन द 5 year पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपने ऑब्जेक्टिव अपने दिमाग में बिल्कुल सही तरह रखना है कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या था। कभी भी आप कोई भी स्टेप ले रहे होते हैं फिर आप वापस आते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव से ये चीज़ डिविएट करिए या ऑब्जेक्टिव को हेल्प करिए कंप्लिश करने में, राइट। अच्छा, अब पहला पैराग्राफ हो गया। LH buys a high quality food and drink products directly from manufacturers and packages the products into hampers to sell as a luxury gift items, right। लग्जरी गिफ्ट, आप लग्जरी गिफ्ट है तो पॉसिबल है ये बात कि निश मार्केट का प्रोडक्ट हो, पॉसिबल है ये बात, और आप क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो चाहे वो कस्टमर सर्विस की बात हो, चाहे वो फूड आइटम्स की फ्रेशनेस की बात हो। अब फूड आइटम्स की उसने कोई डिटेल नहीं दिया आगे, राइट। तो ये मैं पॉइंट्स जो आपको बता रहा हूँ, बेहतर है ये बात कि आप लिख लें, आप अपने रजिस्टर पे नोट डाउन करते हुए जाएं। टाइमलाइन जब दी हुई है उसने, टाइमलाइन को मकसद ये है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है ये बात। 2015 और 2017 में क्या उसने बताया कि पहले 2015 में उसने परचेज किया था ये बिजनेस। बच्चों ज़रा मेरी बात ज़रा गौर से सुनना, 2015 से 2017 में क्या हुआ। फोकस ऑन बिजनेस एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट यूजिंग बेटर इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम्स। तो इस बिजनेस का, LH का इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम तो अप टू डेट है। आपकी कॉस्ट जो कि स्टॉक मैनेजमेंट वो बहुत ही रिफाइंड है, आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत प्रोलॉन्ग नहीं होती, आपकी कैश मैनेजमेंट भी अच्छी है, वो इस बात से समझ में आ रही। एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक, एक पहली एक्सपर्टीज तो ये होगी। मार्केटिंग चेंजेस फ्रॉम टारगेटिंग इंडिविजुअल कस्टमर्स से कहाँ पे चले गए आप, नेशनल कॉर्पोरेट कस्टमर्स पे चले गए कि बैंक्स के अंदर, मल्टीनेशनल्स के अंदर, MNCs के अंदर जो कस्टमर्स हैं आप उनको अप्रोच कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बिज़नेस की पेमेंट में कोई डिफरेंस आ जाए, राइट। बिज़नेस की पेमेंट में कोई डिफरेंस आ जाए कि आपका पेमेंट कलेक्शन टाइम, इंडिविजुअल कस्टमर्स तो आप जल्दी कलेक्ट करते हो पैसे, लेकिन जहाँ पे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी मुश्किल होती हो, वो आपको देर से पैसे देते हो। चलो कोई बात नहीं, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा काम आपने क्या किया कि आपने अपनी टारगेट मार्केट चेंज कर ली। एंड LH डेवलप्स ऑनलाइन मार्केटिंग कैपेबिलिटीज। तो 3 चीज़ों पे बिजनेस ने काम किया। पहला, उसने अपनी नेचर ऑफ मार्केटिंग चेंज की, कस्टमर्स चेंज की, अपना इंडिविजुअल कस्टमर से कॉर्पोरेट क्लाइंट पे चला गया। दूसरी, उसने इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम को बहुत इफेक्टिव बनाया। तीसरी बात, उसने अपनी मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ अच्छी की, और जो कि बिजनेस की स्ट्रेंथ भी है, राइट। आगे सुनो, 2018 में क्या हुआ। LH identifies an international luxury supplier as a suitable target for takeover। क्यों भाई टेक ओवर, क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव ये था एंड प्लान फॉर रैपिड एक्सपेंशन विद इन फर्स्ट 5 years, राइट। तो इतनी जल्दी क्या पड़ी थी, उसका ऑब्जेक्टिव ही ये था कि बिजनेस को रैपिड एक्सपेंशन करनी है, बिजनेस को ग्रोथ करनी है। Loretta identifies PS as an international luxury gift supplier है ये, as a suitable target for takeover। फिर क्या काम हुआ, फिर
Loretta prepares a SWOT analysis for LH and PS. See Appendix 1 अभी जाके देखते हैं. After the takeover, LH uses brand name of LH nationally. LH की brand name आप use करें nationally, but uses PS brand name internationally to retain brand awareness. Right? बहुत सारे businesses करते हैं, टेक ओवर करते हैं और जिस business को acquire किया है उसका नाम थोड़े अरसे तक 3 साल 4 साल तक वैसे ही रहने दिया जाता है क्योंकि उसकी अपनी ब्रांड लॉयल्टी होती है, उसकी अपनी कस्टमर बेस होती है. तो कोई बिजनेस ये नहीं चाहता कि उसका कस्टमर लूज हो जाए जस्ट बिकॉज मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपने अपना नाम इंडोर्स कर दिया उसके ऊपर. अच्छा, ये बात आप याद रखिए कि 2018 में LH ब्रांड नेम को सेग्रीगेट कर रहा है, PS को PS की प्रोडक्ट से बेच रहा है और LH को LH की प्रोडक्ट से बेच रहा है. 19-20 में क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट इनटू रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कस्टमर्स. ठीक, बिजनेस ने अब एक और जाल फैला दिया, पर अपनी टांगे फैला दी. 2021 में ऑल प्रोडक्ट्स नाउ सोल्ड एज LH ब्रांड. 18 में आपने एक्वायर किया था और आप 3 सालों के बाद या आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, ये कस्टमर्स को अवेयरनेस आ गई, कुछ पता नहीं. Loretta is asked to present financial data about the impact of takeover. और यहीं से आपका सवाल पूछा जा रहा है आपसे, impact of takeover in annual general meeting और C appendix 2. Appendix 2 देखें आप. और 2022 में क्या हुआ कि LH receives increasing number of negative online reviews. पाकिस्तानी बिजनेस नहीं भाई कि गालियां भी दो, बिजनेस को बुरा भला भी कहो. ये हम किसी इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें, मैंने आपको बारहा ये बात बताई है, पेपर 4 में आप ये बात याद रखिएगा, वैसे भी याद रखिएगा. बाहर के मुल्कों में ऐसा होता है, मैंने पिछली दफ़ा आपको 2-3 एग्जांपल्स भी दी थी कि कस्टमर से आप पैसों के मामले में बिल्कुल कोई ऐसी छेड़छाड़ नहीं करते. पैसे खर्च करने पड़े करते हैं, रिफ़ंड मांगे दे देते हैं, लेकिन आपकी ख्वाहिश ही होती है कि भाई वो कस्टमर आपके अगेंस्ट नेगेटिव कमेंट ना करे, नेगेटिव रिव्यूज़ ना दे दे. आपकी वो जो रैंकिंग जो आप सर्च करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट, वो फिर रैंकिंग नीचे चली जाती है आपकी, राइट. तो कस्टमर्स जो भी करे, लेकिन कस्टमर पैसे चाहिए, पैसे ले ले वापस. कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वो चीज़ ले, लेकिन हमारे बारे में कमेंट नेगेटिव नहीं करे. ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है. और ये बेड़ा गर्क कर लिया इसने बिजनेस का ग्रोथ के बाद. LH receives increasing number of negative online reviews. See Appendix 3. अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम जो अगले सवाल का मसला है, outdated IT systems and quality control procedures identified as main problems. ठीक, अब जरा मेरी बात सुनो. SWOT एनालिसिस देख लें हम, ये जो इसने बात की थी Appendix 1 की. तो हमने देखना ये है कि क्या बिजनेसेस के दरमियान स्ट्रेटेजिक फिट बन रहा था या नहीं बन रहा था, कि आप एक दूसरे के ऊपर कैपिटलाइज कर सकते थे, LH और PS एक दूसरे के ऊपर कैपिटलाइज कर सकते थे, सिनर्जीज फॉर्म हो सकती थी या नहीं हो सकती थी. देखो मेरी बात सुनो. स्ट्रेंथ इसकी क्या थी? एफिशिएंट इन्वेंट्री कंट्रोल, जो हमने बात पहले पढ़ी थी कि बिजनेस स्टार्ट किया और उसने काम किया इसके ऊपर, ऑब्वियसली फिर इसने एक्सपर्टीज एक्वायर कर ली. एक्सपीरियंस ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग, जब इसने लिखा था कि मार्केटिंग अपना कैपेबिलिटीज वर एस्टैब्लिश्ड, नेशनल कॉर्पोरेट क्लाइंट के बारे में आपने एक्सपर्टीज भी डेवलप कर ली. हाँ, आपकी वीकनेस ये थी कि लिमिटेड नंबर ऑफ लोकल सप्लायर्स. तो इसमें क्या बात है, लोकल सप्लायर्स अगर कम है तो आप उनको कांटेक्ट करना शुरू करते हैं, आप सप्लाई चेन बनाते तो आपके टाइम लगता है, लेकिन इतनी बड़ी कोई वीकनेस नहीं कि आप बिजनेस की कोर कॉम्पिटेंस का मसला है, बिजनेस की USP का मसला है. नो इंटरनेशनल ब्रांड अवेयरनेस. अब ये दो चीज़ें याद रखना, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस याद रखना, और PS का हम चल के ज़रा रीड करते हैं. Established luxury brand awareness, right? Established luxury brand awareness, और जो कि क्या थी आपकी वीकनेस थी, आपकी वीकनेस थी, और वो दूसरे बिजनेस की जिसको आपने टेक ओवर किया वो क्या है, उसकी स्ट्रेंथ है. शॉर्ट ट्रेड रिसीवेबल्स, चलो ये भी अच्छी बात है कि 15 डेज में पैसा रिकवर कर लेते हैं, ये भी हमने याद रखनी बात. वाइड रेंज ऑफ रिलायबल नेशनल सप्लायर्स, तो ये बात भी आपकी क्या थी, आपकी वीकनेस थी, और ये दूसरे बिजनेस की स्ट्रेंथ है. यार ये बात समझ में आई. और एक और चीज़ सुना ज़रा, वीकनेसेस क्या थी PS की? लैक ऑफ इंटर ऑनलाइन एक्सपर्टीज एज इट सेल्स डायरेक्टली फ्रॉम टू रिटेल कस्टमर्स, टू रिटेलर्स. तो ये क्या है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये वाला पार्ट आपकी स्ट्रेंथ है.
और इनएफिशिएंट कंट्रोल, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। तो इस केस को आपको बताने का मकसद ये था कि जब आपने रीड करना है तो आपने इतना इंग्रॉस होकर पढ़ना है, और आप सिर्फ आपने रीड करते तक करते जल्दी चलते नहीं जाना है, फिर आपने उसको इंटरप्रेट करना है, फिर आपने उसको इन्फर करना है, फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने अंडरलाइन करनी है, राइट। अच्छा, और फिर कंसिस्टेंटली लो डिविडेंड पर शेयर, लो डिविडेंड पर शेयर, ये इस केस के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक। अच्छा, बिफोर टेक ओवर ऑफ पीएस बिजनेस कहाँ खड़ा था, और आफ्टर टेक ओवर कहाँ पे खड़ा हो गया आके। 16 और 18 का डेटा क्यों गिवन नहीं है, क्योंकि 18 में तो टेक ओवर किया। बिजनेस की सेल्स कहाँ थी, और बच्चों सब लोग अपने अपने कैलकुलेटर्स अपने पास रखो। 2016 में एलएच की सेल्स कहाँ पे थी, 25 मिलियन पे, और ये 5 मिलियन से बढ़ गई, 5 मिलियन से सेल्स इंक्रीज हो गई, शेयर होल्डर भी खुश, आपके एम्प्लॉयज़ भी खुश। लेकिन जब आपने टेक ओवर किया तो ये इसमें मैसिव ग्रोथ मिली आपको, 56 मिलियन पे सेल्स चली गई, 56 मिलियन पे चली गई, और 56 से 5 मिलियन की और ग्रोथ मिली। जब आप इसको कंपेयर करेंगे टाइम बिफोर टेक ओवर, तो नियरली डबल हो गई सेल्स आपकी, नियरली डबल हो गई, 30 मिलियन थी और 61 मिलियन। हाँ, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब बर्बादी का टाइम शुरू हो चुका है। प्रॉफिट मार्जिन देख लो बच्चा, 29%, ये परसेंटेज गिवन है, निकालो ज़रा 29% ऑफ 29% निकालें 25 का, 25 इंटू 29% कितना आ रहा है, 7.25। चलो अभी हम कमेंट नहीं कर सकते कुछ जब तक कंपेयर ना करें। 32% आप कंपेयर करें, 32% निकालेंगे किसका, 30 मिलियन का, 32% निकाला तो आपको कितना मिला, आपको 9.6 मिलियन मिला। तो प्रॉफिट मार्जिन तो आपके इंडिविजुअली आपके ग्रो कर रहे थे, सेल्स ग्रो कर गई 5 मिलियन से, प्रॉफिट मार्जिन ग्रो कर गया तकरीबन 1.75 मिलियन से, 1.25 मिलियन से आपकी प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर गए। और एब्सोल्यूट टर्म्स में ये वैल्यूज याद रखना। सारे बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं? अब ज़रा मेरे बच्चों ज़रा एक सेकंड मेरे साथ आ जाओ, फिर बर्बादी शुरू हो रही है अब। 19%, ये 32% कहाँ पे ड्रॉप हो गया, 19%। आप ये कहेंगे सर एब्सोल्यूट टर्म्स में तो वो बड़ी है फिगर, लेकिन प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स वो तो मैसिव डिक्रीज आया उसके अंदर। 56 मिलियन का 19% निकालें आप, कितना आएगा, 10.64। चलो नॉट बैड। फिर जब आपने 61 मिलियन सेल्स का 11% निकाला तो वो कितना आया, वो 6.71% आया, ठीक। तो ज़रा इस स्टेटिस्टिक्स को आपने कैलकुलेट किया तो आपकी डिसीजन कुछ आप सोचने में मजबूर हुए कि भाई हमने ये क्या किया, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया आपने। और अभी तो रुको ज़रा, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर कहाँ बाकी है, ये देखो 15% आपकी गेयरिंग थी, परसेंटेज लिखा हुआ है, 10% पे आपने कर ली थी, मतलब आपने कितना 33% अपने लोन्स पे ऑफ कर दिए। 33% कैसे बना, 15% जब रिड्यूस हो गया 10% पे, तो डिफरेंस 5 है, 5 को 15 से डिवाइड करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33% आएगा। तो 15% की गेयरिंग आप अपने लोन्स पे ऑफ कर रहे थे बिकॉज बिजनेस वॉज डूइंग वेल, और आपने इस टाइम पे आके जहेज खरीद लिया। उस जहेज का नाम क्या था, पीएस। पीएस का जहेज आपने अपने मत्थे मार लिया। गेयरिंग कहां पे चलेगी बच्चों, 80% पे गेयरिंग चलेगी। और ये गेयरिंग अभी रुकी नहीं, ये गेयरिंग मजीद बढ़ रही थी, 85% पे होगी। तो यहां पे तो आप आपने डिसाइड करने के करीब आ गए आप कि नहीं नहीं ये तो बर्बादी है बिजनेस की। मतलब उसने ग्रो करने के लिए, आपकी ग्रोथ करने के लिए उसने क्या एक्सटर्नल स्टेक लगा ली सारे का सारा बिजनेस में। 15% आपकी इक्विटी या 85% पैसा बाहर वालों को लगा हुआ है, राइट। तो ये बात बहुत ही एक क्लियर बात है जो आपके, मैं अभी आखिर में आपसे पूछूंगा, आप अपना मुझे डिसीजन बताएं क्या है। मैं सिर्फ दो बातें बता दूं, ट्रेड रिसीवेबल्स 7 डेज था, 50 डेज हो गया। किस चीज़ के डिफरेंस की वजह से, जब आप इंडिविजुअल क्लाइंट्स को कंसिडर करते थे तो शायद आप पैसे रिकवर कर लिया करते थे जल्दी, लेकिन 50 डेज क्यों हुआ, परहैप्स कि कॉर्पोरेट क्लाइंट से इस वजह से। और फिर ये डेज रिसीवेबल डिक्रीज हो गया 30 और 25 पे क्यों आया, क्योंकि बिजनेस की स्ट्रेंथ ये थी, बिजनेस की स्ट्रेंथ थी। क्या स्ट्रेंथ थी, शॉर्ट ट्रेड रिसीवेबल्स पीरियड 15 डेज। बात समझ में आ रही है बच्चों, कि ये पॉइंट समझ में आया आपको कि
पहले आपका ट्रेड रिसीवेबल 7 डेज था, फिर ये 50 डेज पे चला गया 17 में, और इसकी वजह क्या होगी? परहैप्स आपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को कंसिडर करना शुरू कर दिया था, उनको टारगेट करना शुरू कर दिया था, तो शायद इस वजह से हुआ। और ये फिर डिक्रीज़ क्यों हुआ? क्योंकि बिजनेस को जिसको टेक ओवर किया उसकी रेपुटेशन है, ये उसकी स्ट्रेंथ है कि वो पैसा रिकवर करना जानते हैं जल्दी, राइट? तो सिर्फ और सिर्फ एक यही प्लस पॉइंट मिल रहा है और एक ये प्लस पॉइंट मिल रहा है, बाकी तो सारे के सारे पॉइंट जहेज है पूरे, ठीक? एसिड टेस्ट रेशो, क्या फॉर्मूला होता है इसका? कि करंट एसेट्स माइनस स्टॉक्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। मैंने एक दफ़ा आपको बात बताई थी कि एक बिजनेस का आप देख रहे हैं करंट रेशो वो 1.5 पे है और वो एसिड टेस्ट रेशो 0.3 में फॉर इंस्टेंस चेंज हो गया, तो कौन सा बिजनेस है? क्या मुझे कहेंगे सर रिलैक्स करें, बिल्कुल चिल करें, कोई परेशानी की बात नहीं। और कौन सा बिजनेस है जिसमें आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे? तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप परेशान हो जाएंगे कि आपकी ज़्यादातर रिलायंस किसके ऊपर है? स्टॉक्स के ऊपर है। और कहाँ पे आप रिलैक्स फील करेंगे? जहाँ पे आप रिटेल आउटलेट है, सर सारे का सारा स्टॉक रियली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, कस्टमर आएगा स्टॉक बिक जाएगा। तो एसिड टेस्ट रेशो 0.7:1 पे था, 0.7:1 पे था कंसिस्टेंटली, वो एक यानी कि कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम था, राइट? आइडियली इस रेशो को 1 के करीब होना चाहिए, ये 0.75 to 1 के करीब होना चाहिए, और ये रेशो कहाँ पे आ गया? ये 0.2 पे आ गया। क्यों आया? फिर आपने जाके देखा क्यों आया, कि इसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया कि इनएफिशिएंट कंट्रोल उसकी वीकनेस है बिजनेस की, राइट? तो आपने पॉइंट्स को कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ, और ये बात कैसे पता चलेगी आपको? विद एक्सपीरियंस पता चलेगी। चलो मैं अभी छोड़ रहा हूँ ये बात, और डेवलपिंग एन ऑपरेशन स्ट्रैटेजी और एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ऑनलाइन रिव्यूज एक्सट्रैक्ट पढ़ लेता हूँ मैं, कि ऑल्दो द पैकेजिंग वाज एक्सीलेंट एंड द हैम्पर वाज डिलीवर्ड ऑन टाइम, द कंटेंट्स वर नॉट व्हाट आई ऑर्डर्ड। कितना गुस्सा आता है आपको कि आपने अपने लिए सूट मंगवाया हो, आपने अपने लिए शर्ट मंगवाई और पता चले वो छोटे भाई की शर्ट निकलाई अंदर से। पाकिस्तान में तो कॉमन सी बात है, वो उसका कलर ही कुछ और निकल आया, ठीक? नॉट हैप्पी एंड नॉट यूजिंग एल एच अगेन। दूसरा कंप्लेन क्या है? एल एच ओवर प्रोमिस्ड एंड ऑन डिलीवरी टाइम्स। मैंने कहा था कि बच्चों आपको अंडर कमिट करके ओवर डिलीवरी देनी चाहिए, ओवर डिलीवर करना चाहिए, ना कि आप ओवर अपना कमिट कर लें और अंडर डिलीवर करें। वट आई वॉन्टेड टू प्रोवाइड अ न्यू हैम्पर फॉर ऑल माई सीनियर मैनेजर्स अक्रॉस यूरोप एंड दे वर डिलीवर्ड। हाँ डिलीवर तो हो गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आफ्टर द फेस्टिवल पीरियड। तो जो थप्पड़ आपको लड़ाई के बाद याद आए तो उसको अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। इम्पॉसिबल टू कॉन्टैक्ट एल एच कस्टमर सर्विस। स्टैंडर्ड चार्ट बैंक की है, यूबीएल बैंक की, आप कॉल मिला रहे हैं और पता चल रहा है 6-7 मिनट तक आपकी कॉल वो टू नू 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 आप सुनने जा रहे हैं, राइट? और आपको शदीद गुस्सा आ रहा है कि एक तो मेरा मसला है, क्रेडिट कार्ड का मसला है, और यहाँ पे इनकी टू नू नू सुनने के लिए मैं बैठ गया। तो कस्टमर सर्विस ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, और आप जब बाहर के मुल्क में होते हैं, आप यूरोप होते हैं, आप किसी भी जगह पे होते हैं, कस्टमर सर्विस पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बच्चों मेरी क्लास ख़त्म हो गई है, और मैंने अब अगली दफ़ा आपके साथ छोटी सी बात डिस्कस करनी है, लेकिन जब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक? ये जो क्वेश्चन आपको बताया इसका आंसर लिख के रखा हुआ है मैंने, और ये इसका आंसर है। अच्छा हाँ, अब एक चीज़ मुझे बता दो, आपको क्या लग रहा है? मैंने आपसे ओपिनियन तो पूछा ही नहीं आपका। करना चाहिए स्ट्रेटेजिकली ये डिसीजन, एक अच्छा डिसीजन था सर, बड़ा खूबसूरत डिसीजन था कि आपने बिजनेस की गियरिंग कहाँ पे पहुँचा दी? 85% पे। और मैं आई एम सॉरी, मैं ये बात भूल गया करना, डिविडेंड पर शेयर $4, $5, और आप कहाँ पे लाके गिर गए? $1 पे। और आप कहाँ पे लाके गिर गए? $0.5 पे, राइट? $0.5 के ऊपर आप गिर गए। हाँ एक चीज़ है जहाँ पे आपको इवैल्यूएशन के नंबर मिल सकते हैं बच्चों, एक चीज़ पे आपको इवैल्यूएशन के मार्क्स मिल सकते हैं। किस चीज़ के ऊपर बताओ? डिविडेंड पर शेयर दिया, हाँ वो तो बात सही है, लेकिन एक चीज़ नहीं गिवन, वो क्या है? हाँ कि मार्केट प्राइस पर शेयर गिवन नहीं है। जब शेयर प्राइस नहीं गिवन तो आप कैसे बता सकते हैं? नहीं मार्केट शेयर नहीं, मार्केट अब शेयर प्राइस नहीं गिवन। हमें ये नहीं पता कि मैंने आपसे कहा था ना कि एक बंदा जो मेरी कंपनी मुझे ₹1 का डिविडेंड दे रही है, आपकी कंपनी आपको ₹3 का डिविडेंड दे रही है, तो कैन यू जस्ट क्लेम ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी? नहीं सर, नहीं डिसाइड हम कर सकते। क्यों नहीं डिसाइड कर सकते?
कि सर आपका शेयर था 20 रुपए का और जिसने 3 रुपए का शेयर दिया उसका तकरीबन 1000 रुपए का शेयर था, ठीक? तो अच्छा तो नहीं कर रहा ना, ज़्यादा डिविडेंड दे के भी अच्छा नहीं कर रहा। तो बात समझ में आ गई, ऑपरेशन स्ट्रैटेजी और स्ट्रेटेजिक फिट। स्ट्रेटेजिक फिट था, हाँ। अब स्ट्रेंथ वीकनेसेस तो लग रहा था, सेल्स की नंबर भी देखा तो हमें लग रहा था, लेकिन जब हमने प्रॉफिट मार्जिन देखे तो हम तब ज़रा थोड़ा परेशान होना शुरू हुए। जब गियरिंग देखी तो बिल्कुल ही परेशान हो गए, और जब हमने उसका डिविडेंड पर शेयर देखा, राइट, तो शेयर होल्डर्स के लिए तो आपने कोई इंसेंटिव छोड़ा ही नहीं। शेयर होल्डर्स के लिए तो आपने कोई इंसेंटिव नहीं छोड़ा। बच्चों, एक बात जिसकी ज़रूरत है, जिससे मेरे सारे बच्चे जीत सकते हैं, वो है आपकी कन्विक्शन और वो है आपका कॉन्फिडेंस कि आपको उसकी ग्रेविटी का अंदाज़ा हो गया। अब ऐसी की तैसी फेर दो पेपर की। तो आई होप कि आपको LH, मैंने तकरीबन 70-80% तो आपके साथ पढ़ा, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। देखो मेरी बात सुनो, जंग जीती जाती है ना तो पहले दिमाग में जीती जाती है, राइट? जो भी काम कर रहे होते हैं आप, तो पहले आपको खुद पता होता है कि आपने केस स्टडी को इतना डेप्थ में रीड कर लिया, अब आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसका मतलब था कॉन्फिडेंस। तो जब आप एक दफ़ा केस पढ़ेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस कभी मिल ही नहीं सकता। केस स्टडी को आपको कम से कम 2 दफ़ा पढ़ना होगा। चलो बच्चों, मैंने आपको एक चीज़ दिखा दी कि आंसर्स लिखे हुए, और लेकिन प्लीज़ ज़रा आप ट्राई कीजिए कि एक क्वेश्चन तो होना ही चाहिए। रिवीजन प्लान मैं थोड़ा सा बना के और नंबर ऑफ़ डेज़ के अकॉर्डिंगली मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा 2 दिन के अंदर अंदर, लेकिन आपका ये टारगेट ज़रूर होना चाहिए कि 2 दिन का टाइम है, फाइनेंस का टॉपिक, वही मेरी एक ही रिक्वेस्ट है। पे बैक, IRR की सिर्फ थेरी, अपना डिस्काउंटेड पे बैक, NPV। मैं कुछ क्वेश्चंस में कुछ बच्चों के साथ तो मुझे देख के लगा कि मैं कुछ बताया ही नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बताया। तो फाइनेंस का यूनिट AS और A2 मैंने आपको काम दे दिया कि आप अगले 3 दिन के बाद मुझसे एक नया काम ले लीजिएगा। वो ये भी हो सकता है कि मैं आपको डायरेक्टली बोल दूं A1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4, लेकिन अब आपको जब रिदम में जाते हैं तो आपको नींद आ जाती है। रिदम में जाते हो तो बच्चा नींद आ जाती, राइट? तो आप स्विच करते हैं 5 कर रहे हो उसके बाद 1 पे चले जाना, या फिर 4 पे आ जाना। अच्छी बात ये होगी कि अगर आप 2 पे आ जाए, यूनिट 2 को आप पहले कर लें। चलो बच्चे, थैंक यू वेरी मच, और नाउ इट्स योर टर्न टू राइट एन आंसर।